कंस्ट्रक्शन मटेरियल की आज की क्लास में हम लोग अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो है मेटल्स। मेटल्स मतलब धातु। देखिए मटेरियल बहुत सारे आप लोगों ने पढ़े कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिसमें आप लोगों ने शुरू से बड़ा ही ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मतलब जो नेचुरल है, जो स्टोन था, फिर उसके बाद आप लोगों ने ब्रिक पढ़ा, सीमेंट पढ़ा, उसके बाद आप लोगों ने टिम्बर, ये सब कहीं ना कहीं बिल्डिंग बनाने में यूज होने वाली चीज़ें थी। पेंट पढ़ा जो कहीं ना कहीं वो ज़्यादातर फिनिशिंग में काम आता है, उसका डेकोरेशन करने के लिए या प्रोटेक्शन करने के लिए पेंट को भी। अब कुछ मामलों में कई सारे मेटल्स भी बिल्डिंग में प्रयोग आते हैं। अब मेटल्स कई बार आपको प्रत्यक्ष रूप से छोटे छोटे मामलों में कहें कि मेटल्स कहाँ दिखेंगे, तो छोटे मामलों में फर्नीचर से लेकर के फ्रेम तक का, एल्युमिनियम के, स्टील के फ्रेम, दरवाजे खिड़की के, और भारी मात्रा में कहें तो आरसीसी में। छोटे मामले ये सब हो गए। भारी मात्रा में स्टील का यूज किया जाता है आरसीसी में। आरसीसी मतलब कंक्रीट होती है। चूंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको मैं सरल बात शब्दों में समझाना चाहूंगा। सरल ये कहूंगा कि गिट्टी बालू सीमेंट को मिला के उसके अंदर छड़ डाली जाती है, यही आरसीसी है। थोड़ा कुछ आगे बढ़िए तो बताऊंगा कि आरसीसी क्या है, और हम क्या कहीं भी रहेंगे तो कोई ना कोई बताएगा ही, हम थोड़ा अलग बताएंगे आपको। और इतना जबरदस्त पढ़ाएंगे आरसीसी कि आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे था क्या। ठीक है ना। ये मटेरियलिस्टिक नहीं है, पूरा न्यूमेरिकल है आरसीसी। जब आप पढ़ेंगे रेनफोर्स कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो ये आपके अलग अलग लोगों के अलग अलग सेमेस्टर में है, लेकिन कम से कम फोर्थ सेमेस्टर में, कम से कम फोर्थ या उसके बाद ही आपको मिलेगा। हल्के में मत लीजिएगा, ये सब बड़े ही अच्छे सब्जेक्ट हैं। यही भविष्य है आपका। ये तो शुरुआती है, बच्चे की तरह बस खेलना सिखाया जा रहा है आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। जो मुख्य चीजें हैं वो आपके सामने आएंगी। आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमको क्या, मेटल। मेटल या यूं कह लें क्या, धातु। ठीक है, धातु। ठीक है ना। अब यहाँ पर मेटल में यदि हम आपके सिलेबस की बात कर लें कि मेटल के सिलेबस में हम लोगों को क्या दिया गया है, कि आप उसको उठा के देख लीजिएगा। मैं दिखा भी सकता हूँ कि आपको सिलेबस क्या है। रुकिए मैं दिखाई देता हूँ ताकि आप बेफिक्र रहें। मैं कितना पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, हो सकता है 40-45 मिनट में। तो मैं आपको सिलेबस दिखाई देता हूँ अभी स्क्रीन पे। मैं सिलेबस ले आता हूँ, एक सेकेंड। चलिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सिलेबस। एक बार देख लेते हैं मेटल में क्या क्या दिया है। टॉपिक का नाम है मेटल, चैप्टर नंबर 6 आपका दिखा रहा है। उसमें क्या है, फेरस मटेरियल। फेरस मतलब जो लौह धातु है, ठीक है ना। कंपोजिशन यानी वो किन किन से मिलकर बनी है। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उनके, कास्ट आयरन के, माइल्ड स्टील के, HYSD स्टील के, हाई टेंशन स्टील के, H पर BIS। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जितने भी फेरस मटेरियल हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है और उनमें क्या क्या चीजों से वो बने होते हैं, माने वो बनाए जाएंगे तो उसमें क्या अलग होगा। जैसे आप कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील की बात करेंगे तो इनमें क्या अलग है, साथ साथ इनकी क्या क्या गुण है। HYSD है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, इसका पूरा नाम होता है। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार इनका पूरा नाम होता है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें जो है आपको। फिर उसके बाद कमर्शियल फॉर्म ऑफ फेरस मटेरियल। मार्केट में जो फेरस मटेरियल अवेलेबल है वो बाजार में किस नाम से उपलब्ध है, उनके मार्केट फॉर्म। जैसे आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो लोहा खरीदने थोड़ी जाते हैं आप बाजार में जाके कोई अलग चीज, जैसे पाइप मांगते हैं, आप छड़ मांगते हैं, आप कहते हैं लोहा दे दो। मार्केट में लोहा किन रूपों में उपलब्ध है, पाइप है, छड़ है, आई सेक्शन है, एंगल सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, उसके बाद मैंने आपका कोई सीट है, चादर है जिसको जिससे आप लोग ढकते हैं। तमाम तरह के फॉर्म में उपलब्ध है, उनके फॉर्म को पढ़ना है। फिर लास्ट में थोड़ा सा एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील, यानी एल्यूमिनियम क्या है और स्टेनलेस स्टील क्या है, इतना पढ़ लेंगे तो देखिए कितना छोटा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, अभी खत्म हो जाएगा। तो देखिए टॉपिक तो इतना ही आपको मुख्य रूप से दिए हुए हैं, एक दो टॉपिक ज्यादा ही बताया जाएगा, उससे कम नहीं बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि क्या है कहानी इसकी। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मेटल। हमने आपको दिखा दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मेटल यानी धातु में हम लोग क्या क्या शुरू करेंगे तो मैं आपको हल्का फुल्का बताता चलूंगा, उसके बाद उस हिसाब से। ठीक है ना। तो पहले मेटल होता क्या है, ठीक है ना। कोई ऐसा ठोस पदार्थ, पहले हिंदी में डिफिनेशन बोल दूं मेटल, व्हाट इज मेटल, यदि कोई पूछे तो मैं कहूंगा ऐसा ठोस पदार्थ जो चमकीला हो, जिसके अंदर डक्टिलिटी और
डक्टिलिटी हो, मेलेबिलिटी हो, उसके अंदर चमक हो, साथ साथ में ये ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक हो, यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो हो और साथ साथ थर्मल कंडक्टिविटी भी इसकी अच्छी हो, वो धातु कहा जा सकता है। ज्यादातर धातुओं में हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और हीट कंडक्टिविटी होती है, साथ साथ में ज्यादातर धातुएं डक्टाइल होती हैं, फ्यूजेबल होती हैं, मेलेबिलिटी होती है। कहेंगे सर ये सब क्या नाम लिए, 3-4 तो नाम आप ले लिए। बेटा अभी के लिए तो तुम बस इनको जान ही लो कि इनके नाम होते हैं। थोड़ा बता दूं, डक्टाइल मतलब जिसको खींचा जा सकता है, ठीक है ना, लकड़ी को पकड़ के खींच सकते हो तो वो डक्टाइल नहीं है। तो इन सब चीजों की जो परिभाषा है ना, वो आपको चाहे मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे तब भी मिलेगा, फिर आगे आप सोम पढ़ेंगे तब भी मिलेगा। तो इन सब चीजों की एग्जैक्ट परिभाषा मैं बताऊंगा उस समय। जैसे टिम्बर पढ़ाते समय मैंने कुछ चीजों के नाम लिए थे, हार्डनेस क्या होती है, टफनेस क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी क्या होती है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। और इन प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ना है, इसलिए यहाँ कम, ठीक है। तो मैं बस इतना कहूंगा कि मेटल वो है एनीथिंग, या हम ऐसे कह सकते हैं या सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल, सॉलिड यानी ठोस पदार्थ। वैसे ये मिथ्या है कुछ मामलों में, जैसे पारा की बात कर ले, Hg, तो वो सॉलिड नहीं होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, बट फिर भी वो मेटल होता है, मालूम है ना। पारा जो है वो एक तरह का क्या है, मेटल, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे अ सॉलिड मटेरियल, बट ये एक जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। ये कुछ विषम परिस्थितियों में ही गलत हो सकता है, नहीं तो सही है। सॉलिड मटेरियल विच इज हार्ड, malleable, ductile and shiny माने ये सब तो उसके अंदर हो, and shiny as well as it is good conductor of heat एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ हिंदी माध्यम के बच्चे होंगे, उनको असुविधा ना हो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, असुविधा हो नहीं रही है, आप मन का वहम थोड़ा बहुत मान सकते हैं। असुविधा क्या है, मैंने कहा एक ठोस पदार्थ जो हार्ड हो, मैलिएबल मतलब होता है चिमड़पन हो उसके अंदर, हार्ड हो, चिमड़ी हो, और तन्यता हो, चमकीला हो, साथ ही साथ वह ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक हो। क्या कहा जा सकता है, मेटल कहा जा सकता है, ठीक है ना। किसी भी मेटल के बारे में ये बातें लगभग सत्य होंगी। क्या होंगी, लगभग सत्य होंगी, ठीक है ना। ज्यादातर जो मेटल होते हैं ना, वो ऑक्साइड के फॉर्म में पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि वो कोई भी मेटल प्योर फॉर्म में, मेटल जनरली पृथ्वी पर प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। आप कहेंगे कि पृथ्वी पर लोहा आपको पड़ा हुआ मिल जाए, नहीं मिलेगा। पृथ्वी पर आपको उनका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, जैसे आप मिट्टी जब हाथ में उठाते हैं तो वो किसी न किसी मेटल का ऑक्साइड हो सकता है या वो खनिज हो सकता है। अभी मिट्टी शब्द के भी अपने में बहुत मायने हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स के बारे में, मृदा यांत्रिकी के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि मिट्टी को केवल मिट्टी जो अभी तक आप कह रहे थे उतना ही नहीं है, वो उसके बारे में बहुत बेहद जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, बेहद गंभीर जानकारी लेनी पड़ेगी। बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है वो भी, ठीक है। आप इंजीनियर बनने जब शुरू करेंगे तो आपको हर चीज के लिए अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। आपको फील होने लगेगा कि नहीं मैं तो अब चीजों को जानता हूं, ठीक है, मैंने इसमें बहुत समय दिया है, और आपको भी दिलाऊंगा, आपको भी पता चलेगा कि चीजें क्या हैं एक्चुअली, ठीक है। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने क्या कहा कि जो भी धातु हैं वो मुक्त रूप से पृथ्वी पर नहीं उपलब्ध है। ज्यादातर, एक आध कोई गलती से मिल गया, ज्यादातर धातुएं अपने रिड्यूस फॉर्म में, ऑक्सीडाइज फॉर्म में पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में। इन दोनों फॉर्म में धातुएं पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। ये सब जानकारी के लिए है, जो पूछने वाली बात है उस पर भी आऊंगा। ऐसा कहा जाता है कि पहली धातु ना गलती से बनी थी और आज से लगभग 5000 साल पहले बनी थी, ठीक है ना। आप पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लेंगे तो आपको उसमें लोहे के अवशेष का बात नहीं मिलेगा। आप इतिहास पढ़िएगा थोड़ा तो लोहे के बारे में कोई जानकारी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलती है। कब मिलती है कि आगे जा करके, ठीक है ना, क्योंकि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता, आप कभी मोहनजोदारो मूवी है देखिएगा, उसमें पत्थर को नुकीला कर करके लोग जानवरों को मारते हैं या औजारों का प्रयोग करते हैं। तो उसमें धीरे धीरे एक धातु का प्रचलन आया है, एक धातु उसमें बताई गई है
आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मोहनजोदारो मूवी में आपने कौन सी धातु को देखा था। लोहे का मैंने नाम नहीं लिया, लोहा नहीं मिला था, कौन सी धातु है जो उस समय उपलब्ध थी। समझ में आ रही बात? धातुओं को उनके ओर से, उनके अयस्कों से निकालना एक बहुत ही मुश्किल काम था, और इस पर मैं चर्चा करूंगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, बट मैं अभी नहीं बोलूंगा। बस मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि जनरली जो धातुएं होती है ना, वैसे तो तांबा है, जस्ता है, टीन है और लोहा है, ये सब धातुएं हैं। धातुओं को मोटा मोटा कई तरीके से बांटा जा सकता है। कुछ धातुएं होती हैं वो प्योर फॉर्म में है, एलिमेंट्री फॉर्म में है, जैसे आयरन है तो अपने आप में एक धातु है। लेकिन जब हम टिन की बात करते हैं, टीने की, तो वो मिक्सचर है, दो धातुओं का एलॉय है, जिसको बोलते हैं धातुओं का मिश्रण होना। समझ में आ रही बात ना? तो कई धातुएं एलॉय होती हैं और कई धातुएं अपने प्योर फॉर्म में होती हैं। इस आधार पे भी धातुओं को बांटा जा सकता है। लेकिन हम लोग और थोड़ा धातुओं को बांटे, धातुओं को जैसे आदमियों को बांटना है तो कई कई रूप हो सकते हैं उनके ना। कोई आदमी कितने तरह के, तो आदमियों को बांटने के कई आधार हो सकते हैं। कोई लंबाई के आधार पर बांट देगा, कोई रंग के आधार पर बांट देगा, कोई शिक्षा के आधार पर इलिटरेट और लिटरेट में बांट देगा। लेकिन हम लोग धातुओं को बांटेंगे तो मोटा मोटा कई तरीके से बांटा जा सकता है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से दो तरीके से बांटेंगे। मेटल्स कैन बी क्लासिफाइड, मेटल्स कैन बी classified on, yeah, metal can be classified basically into two, यानी मुख्य रूप से दो भागों में इनको बांटा जा सकता है या वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से वो दो भाग हैं? तो या तो इनको हम कह सकते हैं धातुएं फेरस हैं, फेरस मतलब लौ धातुएं हैं, या तो वो धातु लौ धातु होगी। लौ धातुएं वो धातुएं जिनमें किसी न किसी रूप में लोहा उपलब्ध होता है, ठीक है ना। और या फिर वो हो सकती है ऑल लौ या नॉन फेरस मटेरियल, ठीक है ना। या तो वो नॉन फेरस हो, ठीक है ना, नॉन फेरस, या अलौह धातुएं, अलौह धातुएं, ठीक है, अलौह धातुएं। और एक होता है लौ और दूसरा अलौह धातुएं, ठीक है ना। तो ये होता है आपका जो मेटल्स हैं वो क्लासिफाई किए जा सकते हैं दो कैटेगरी में। मैंने बोला ये और भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से इनको बांट रहे हैं, ठीक है ना। अब फेरस मटेरियल कौन से मटेरियल होंगे? फेरस मटेरियल कौन से? ऐसे मटेरियल्स जिनमें किसी न किसी रूप में लोहा पाया जाता होगा, ठीक है ना। मतलब ऐसे, जैसे मान लीजिए हमने बोला लोहा, तो लोहा अपने आप में अधूरा शब्द है। लोहा प्योर फॉर्म में कभी नहीं होता है, रॉड आयरन लगभग प्योर फॉर्म है, मैंने अभी उसको बताएंगा मैं। लेकिन जैसे लोहे के साथ कुछ ना कुछ मिला जरूर रहेगा। आप जानते हैं जो कान में, नाक में महिलाएं ज्वेलरी पहनती हैं, क्या वो ज्वेलरी पूरे सोने की होती है? तो आप ठीक से पता करिएगा, पूरा जो सोना होता है वो हाईली डक्टाइल होता है, वो खिंच जाएगा, आसानी से मुड़ जाएगा। तो उसको थोड़ा हार्ड करने के लिए कि वो इधर उधर मुड़े ना, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो उनको थोड़ी हार्डनेस दे देते हैं, स्टिफ बना देते हैं उनको, ठीक है। वैसे पदार्थों में जनरली जस्ता भी होता है और भी अन्य धातुएं, जिनके मिश्रण से, जैसे 18 कैरेट, 16 कैरेट, आप नाम सुने होंगे ना सोने का। तो ये चीजें मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो फेरस मटेरियल वो जिनमें किसी न किसी रूप में लोहा पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो जितने भी तरह के मतलब ऐसे लिख लीजिएगा इसमें या नोट्स में मिल जाएगा, ऐसे पदार्थ जिनमें किसी न किसी रूप में लोहा पाया जाता है वो लौह धातुएं कहलाती हैं, ठीक है ना। ऐसे धातु जिनमें किसी न किसी रूप में लोहा पाया जाता हो वो लौह धातुएं कहलाती हैं। ऑन द अदर हैंड आप समझ, अब इनके एग्जाम्पल में मैं आपसे बोलूं क्या क्या, जैसे स्टील है, स्टील यानी इस्पात, कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा, कास्ट आयरन ये, या फिर इनके साथ साथ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं लोहे से मिली हुई ही चीजें हैं। बात समझ आ रही है? यानी सिंपल सा बात होता है इसमें कि फेरस मटेरियल में ऐसी पदार्थ जिनमें किसी न किसी रूप में लोहा पाया जाता हो। नॉन फेरस मटेरियल में ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे का कोई लेना देना ना हो, वो होते हैं नॉन फेरस मटेरियल। अब जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में कहीं आपको लोहा दिखेगा? वो भी एक धातु है। तो एल्यूमिनियम जो होता है वो नॉन फेरस में आ जाएगा। इसके साथ साथ जिंक एक धातु है जो भी क्या आती है? नॉन फेरस में। उसके बाद कॉपर है, कॉपर है, उसके बाद ब्रास है, पीतल और तांबा, ये सब क्या है? इनमें लोहे का कोई अंश नहीं है, इसलिए सामान्य ये ऑक्सीजन पाके ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं।
लोहे के अंदर एक खराब गुण क्या होता है, इसमें जंग लगती है बहुत तेज, जंग सब में लगती है लेकिन उसका वजह अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमने आपको बता दिया कि ये कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो आपको अभी मैंने आपको, क्या यहाँ हम पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं, कहाँ, फेरस मटेरियल के बारे में मैंने आपको बताया। अभी हम इन चीजों पर पहुंचे नहीं है, कास्ट आयरन माइल्ड स्टील, इन पर हम पहुंचे ही नहीं है। अभी हम केवल आपको लोहे के बारे में बताएं, ठीक है ना। देखिए कायदे से यदि पढ़ना चाहें तो इसमें बहुत कुछ है, लोहे को निकालना, पिघलाना, बनाना, तमाम चीजें होती हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हम आपको बात करने जा रहे हैं अलग अलग तरह के लोहे की। अभी लोहे के बारे में बात करेंगे क्योंकि भले सिलेबस में उतना ना लिखा हो लेकिन आपको जानना जरूरी है, ये सब मैं एक साथ डिस्कस कर लूंगा। जब लोहे को पढ़ाऊंगा ना तो उसी में कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, HYSD, हाई टेंशन स्टील, ये सब मैं एक ही साथ बता दूंगा हमको, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेटल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेरस मटेरियल। हम लोग हेडिंग बना लेंगे डिफरेंट टाइप। अभी फेरस नॉन फेरस पढ़ा, फेरस को पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेरस मटेरियल, फेरस मटेरियल, अलग अलग तरह के लौह पदार्थ, ठीक है ना। तो मैं आपको हल्का सा बता दूं इसमें अलग अलग तरह के लौह पदार्थ में कौन कौन से होते हैं। एक चीज जो मुझे जरूरी नहीं बताना बट मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जब भी आप लोहे का लेते हैं ना तो ये आप लेते हैं जब उसको, या आपको प्रकृति में मुख्य रूप से मिलता है वो लोहे का अयस्क मिलता है। अयस्क मतलब होता है, अयस्क मतलब होता है उसका ओर। ओर मतलब क्या होता है, पृथ्वी पर कोई चीज ऐसी पाई जा रही जिससे लोहा निकाला जाए उस चीज को उसका अयस्क, जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट एक अयस्क है, उसी से कोई धातु निकलती है, तो बॉक्साइट एक अयस्क है जिससे एल्युमिनियम निकलता है। इसी तरह लोहे के बहुत सारे अयस्क हैं जिसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट मुख्य है, पाइराइट भी है, बहुत सारे लोहे के अयस्क हैं लेकिन सबसे अच्छा अयस्क हेमेटाइट होता है, क्योंकि हेमेटाइट जैसे हीमो या हेमे, ये लोहे से जुड़े हुए शब्द हैं, यदि आप साइंस पढ़े होंगे तो जानते होंगे। हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसका रंग लाल था इसलिए इसको हीमोग्लोबिन बोला गया ब्लड में। तो वो किस वजह से होता है, वो ब्लड में आपके आयरन है, इसी वजह से उसमें हीमो शब्द जो है उसी से बना हुआ है हेमेटाइट, ठीक है ना, या हेमेटाइट से हीमो बना हुआ है। तो अयस्क में कई अयस्क होते हैं लेकिन उन अयस्कों को लेकर के फिर क्या किया जाएगा, उनसे थोड़ा उनका शुद्धिकरण किया जाएगा, इनकी ड्रेसिंग की जाएगी। क्या किया जाएगा, इनकी ड्रेसिंग, यानी इनको निकाला जाता है, ठीक है ना। ये मैं पूरी बात नहीं बता रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा समझा रहा हूं। ये यहां से निकला, कहेंगे सर ये सब तो कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, आप पढ़ेंगे या तो जेई में या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाई मतलब करनी पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि उनको वर्कशॉप में अलग अलग तरह के लोहे की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। मशीनों में हम लोग को उतना उसके मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं जाना है कि लोहा बन कैसे रहा है, हमें लोहे का प्रयोग करना है, हम सिविल वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं कि हमने अयस्क से ड्रेसिंग करके आपने जो लोहा निकाला ना, उस लोहे को हम लोग कहते हैं, जो निकलता है कच्चा लोहा, इसको बोलते हैं हम लोग पिग आयरन। क्या बोलते हैं, पिग आयरन। और इसको बोलते हैं हम लोग कहीं ना कहीं दूसरा नाम इसका कच्चा लोहा। ये मोटी बातें मैं बता रहा हूं आपको, मेन बात ये नहीं, कच्चा लोहा। कच्चे लोहे से इसमें क्या है, हाई कार्बन, हाई कार्बन, जानते हैं लोहे में जो भारी मात्रा में कार्बन होता है, कार्बन के वजह से आप एक चीज जानिए, कार्बन के मोटा मोटा एक चीज जानिएगा, जिस लोहे में कार्बन होगा उसमें जानते हैं नुकसान क्या है, कार्बन काफी हार्ड मटेरियल है, काफी हार्ड है, वो लोहे के अंदर पाया जाएगा ना तो वो उसको हार्ड बनाएगा। और हार्ड का मतलब जानते हैं क्या होता है, मैं अगर आपसे पूछूं कि एक एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, एक एल्यूमिनियम है और एक पत्थर है, उसमें से हार्ड कौन है, हार्ड मतलब होता है जिसको खुरचना या छेद करना बहुत मुश्किल हो और उसमें डक्टिलिटी नहीं हो, ना के बराबर हो। इसमें डक्टिलिटी बहुत नहीं रहे, डक्टिलिटी मतलब समझते हैं इसको खींचा खींचा नहीं जा सकता। जैसे कभी आप लोहार को काम करते हुए देखे होंगे तो वो लोहे को गर्म करता है आग में, बाहर निकालता है, उस पर हथौड़ा मार के पिचकाता है, लोहे को रखता कहाँ है, रखता कहाँ है, एक और लोहे पर लोहा रहता है एक मोटा सा जिसको निहाई बोलते हैं, एनविल बोलते हैं, वर्कशॉप में आपको देखने को मिल जाएगा एनविल या निहाई, उस पर लोहे को रख के वो पीटता है। तो जब इसको मारता है तो वो भी लोहे का है तो क्यों नहीं पिचक जा रहा है, इसलिए कि वो लोहा दूसरा लोहा है। वो कौन सा है, वो कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन ना
वैसे टेढ़ा मेढ़ा करना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मल माइल्ड स्टील है, पीटेंगे, जैसे छड़ वगैरह है, मोड़ देंगे मुड़ जाएगा। लेकिन कुछ लोहे ऐसे होते हैं ना जिनको जो मुड़ते नहीं, वो सीधे टूटेंगे, मुड़ेंगे नहीं, सीधे टूटेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोहे जिनमें कार्बन की मात्रा काफी अधिक होती है, वो मुड़ते नहीं, उनमें डक्टिलिटी नहीं होती, वो ब्रिटल होते हैं, वो सडन फेल्यूर उनके अंदर होता है, वो झटके से टूटते हैं, ठीक है। तो पिग आयरन कच्चा लोहा होता है, इसी से अलग अलग तरह के लोहे और निकाले जाते हैं, जिनमें से कार्बन की मात्रा थोड़ी यदि और कम कर दी जाए तो बनता है आपका कास्ट आयरन, ठीक है ना। क्या बनता है? कास्ट आयरन। इसको बोलते हैं ढलवा लोहा। इसको क्या बोलते हैं? ढलवा, ढलवा लोहा, ठीक है ना, ढलवा लोहा, ठीक है। और इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना रहता है? तो लगभग 2% से लेके 4% तक। इसमें जानते हैं क्या होता है पिग आयरन में? मोर देन 4%। क्या बोलेंगे? मोर देन 4%। क्या होता है इसके अंदर? कार्बन होता है। कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा होती है पिग आयरन यानी कच्चा लोहा में। कच्चे लोहे से जब कास्ट आयरन बनता है तो कार्बन कंटेंट जो होता है 2 से 4%। और इससे भी ठीक करके इसको बनाई जाती है क्या? स्टील यानी इस्पात। स्टील यानी इस्पात, हिंदी में इसको बोलते हैं इस्पात। तो इस्पात जो बनता है उसमें कार्बन कंटेंट 0.3% से लेके 1.5% तक होता है। क्या? कार्बन का कंटेंट। स्टील में भी अगर हम लोग बात करें ना तो 3 तरह की, कम से कम, उससे भी ज्यादा। पहली स्टील होती है आपकी माइल्ड स्टील, या इसको बोलते हैं हम लोग लो कार्बन स्टील। दूसरा मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। और तीसरा होता है हाई कार्बन स्टील। यानी स्टील में भी 3 कैटेगरी बन जा रही है आपकी। माइल्ड का मतलब हुआ लगभग, जिसमें लेस देन 0.3% कार्बन हो यहाँ पे, या 0.3% तक हो। इसमें कहां तक होता है आपका? लगभग 0.65 से, ये 0.3 पर 0.3 से 0.165 तक, 0.3 से लेके 0.65 तक लगभग। इसमें मीडियम और 0.65 से लेकर के, ये सब डाटा याद मत करिएगा, मैं बस ऐसे लिख दे रहा हूँ, 1.5% तक लगभग हाई कार्बन स्टील होती है। माने स्टील की जो में कार्बन की मात्राएं इस तरह से बदल रही हैं। कार्बन मुख्य कंटेंट है जो लोहे का पूरा प्रारूप क्या करता है? बदल देता है। यदि आप इस चार्ट को समझ पा रहे हो, वेरी गुड। नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, बस इतना जानिए सबसे ज्यादा कार्बन किसमें होता है? पिग आयरन में। उससे कम कास्ट आयरन में, उससे कम स्टील में। और अगर और भी कम की बात करें, स्टील में तो 3 तरह की स्टील, यदि इनसे भी नीचे आ जाएं तो सबसे कम आयरन या होता है जो, वो होता है रॉट आयरन। किसमें? रॉट आयरन, या इसको हिंदी में बोलते हैं पिटवा लोहा। क्या बोलते हैं? पिटवा लोहा। और इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% से भी कम होती है। ये याद रखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। कार्बन की मात्रा बहुत कम, और ये लोहा जो होता है वो काफी क्या हो जाता है? प्योर है। मतलब अशुद्धियों से हटते हटते कार्बन सबसे कम हो चुका है। इसमें कार्बन एक तरह की क्या है? इंप्योरिटी है, अशुद्धि है। कई मामलों में हमारे लिए फायदेमंद होती है, कई मामलों में हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाती है। तो मैंने आपसे जो बताया इसको याद रखिएगा। अब मैं एक एक के बारे में आपको बताऊंगा। अभी मैंने एक चार्ट बताया, अब मैं एक एक के बारे में बताऊंगा आपको। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि रॉट आयरन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। और जब ये शुद्ध होने लगता है ना, तो रॉट आयरन जिसको पीटा जा सकता है, पीट देंगे, मोड़ देंगे, ये आसानी से लचीला है थोड़ा, बाकियों से क्या है? सबसे ज्यादा लचीला कौन सा है? लचीला शब्द के अपने मतलब होते हैं, मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूं। अभी मैं लचीला को डिफाइन करने जाऊं तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि रॉट आयरन ऐसा लोहा है जो आसानी से टूटता नहीं है। चोट करने पे पिचकेगा, खींचेगा, दबेगा, लेकिन क्योंकि ये मेटल का प्योर फॉर्म, ठीक है ना, ये थोड़ा क्या है, इसको कह सकते हैं कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, यानी इसको कहेंगे ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है जेई वगैरह, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो है वो क्या है? रॉट आयरन है, ठीक है। तो अब यहां से हम लोगों को समझ में आता है आयस के बारे में। पिग आयरन क्या है, कास्ट आयरन क्या है, स्टील क्या है, और स्टील से भी लोहे चले आए तो रॉट आयरन क्या है, ठीक है। यदि आप लोग इसको देख रहे हो तो ठीक है, देख लिए। अब आगे हम लोग एक एक के बारे में डिफाइन करते हैं। अगर मैं आपसे अब एक एक के बारे में बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे ना। जैसे मैं डायरेक्ट बताता कास्ट आयरन ये है, ये है, ये,
तो वैसे नहीं, अब एक सीक्वेंस समझ में आ गया, अब हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग, अब हमको अगर सिलेबस देखेंगे ना तो ये अलग अलग सबके बारे में बोला है। सिलेबस एक बार देख लीजिए क्या बोला है, देखिए कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ माने संघटक, प्रॉपर्टीज ऑफ, यूजेज ऑफ कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, HYSD। अभी सबके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कास्ट आयरन के बारे में। किसके बारे में, कास्ट आयरन के बारे में, ठीक है। कास्ट आयरन क्या होता है, तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि यह मुख्य रूप से लोहे का और कार्बन का एक मिश्रण यानी एक एलॉय होता है। एलॉय मतलब समझते हैं ना, एलॉय का मतलब होता है, एलॉय मतलब होता है मिश्रण। जब दो चीजें मिलकर आपस में बनाती हैं तो उसको एलॉय बोलते हैं। तो ये एलॉय है, एलॉय ऑफ आयरन, आयरन एंड व्हाट, ये मुख्य रूप से क्या है, किसका मिश्रण है, आयरन का और कार्बन का, ठीक है ना। कार्बन कंटेंट इसमें लगभग 2 से 4% के बीच होता है, माने हम इसके बारे में बता रहे हैं। यह लोहे और कार्बन का मिश्रण है, इसमें कार्बन का प्रतिशत 2 से 4% के बीच होता है। थोड़ी मात्रा में इसमें सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर या फास्फोरस आदि भी पाए जा सकते हैं। बहुत कम मात्रा में क्या क्या, सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर और फास्फोरस पाए जा सकते हैं। इसके अंदर मुख्य बात यह होती है, अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करें, इसकी किसकी बात करें हम लोग, प्रॉपर्टीज, यानी इसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, किससे बना होता है मैंने बता दिया, ठीक है ना। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें, जानते हैं नोट्स आपको ऐप पे मिलेगी, सिविल टेक सॉल्यूशन के एंड्रॉइड ऐप पे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप जो है जो क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना, ये फ्री क्लासेस आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत थोड़े से पैसे में आगे जेई की क्लासेस या फिर सेमेस्टर की आगे की क्लासेस के लिए एक इंटीग्रेटेड पैकेज निकाल चुके हैं। इंटीग्रेटेड पैकेज का मतलब हुआ उस एक पैकेज को बाई करिए, आप अपने 3 साल तक का पूरा डिप्लोमा, उसमें जूनियर इंजीनियर क्लासेस सब कुछ थोड़े थोड़े में टुकड़ों में मिलेगा, बट वो उतना अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा का मतलब पैसे ज़्यादा लग जाएंगे कई बार में। आप एक साथ अगर जुड़ना चाहें तो वो पैकेज से भी जुड़ सकते हैं, या फिर, और ये बहुत कम पैसे हम लोग लेते हैं, जितना आप कॉलेज वॉलेज में फीस वीस देते हैं ना उससे बहुत कम पैसे में, ठीक है ना। उसके भी रीज़न है, वो भी कभी भविष्य में हो सकता है वो फ्री, लेकिन तब तक के लिए, क्योंकि चूंकि हम लोग के बहुत छोटी ऑडियंस है ना, पॉलिटेक्निक फिर सिविल इंजीनियरिंग, कम बच्चे होते हैं, हमारे मिलियन में सब्सक्राइबर नहीं होते हैं ताकि इतना हम लोग फ्री चला पाए चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कास्ट आयरन की, ठीक है ना। तो जो बच्चा नोट्स अपने से बना रहा है वीडियो देख करके, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बाकी फ्री नोट्स भी अवेलेबल होंगे आपको किस पर, एप्लीकेशन पर, सिविल टेक सॉल्यूशन का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। उस पर आपको बहुत सारे टीचर्स हैं जो फर्स्ट ईयर की फ्री क्लासेस दे रहे हैं, और सेकेंड ईयर में मैं आपको मुख्य रूप से सिविल वालों के लिए मिलूंगा, और बाकी अलग अलग ब्रांचेज के लिए अलग अलग टीचर मिलेंगे। सिविल की लगभग सारी बातें आप हम ही से कर सकते हैं, ठीक है, बाकी अलग अलग टीचर मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है ना। तो एक चीज यहाँ पर जान लीजिएगा कि कास्ट आयरन के अलग अलग गुण हैं, कई गुण हैं जिसको हम बोलेंगे, आप पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं या फिर नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहली बात कि कास्ट आयरन काफी हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। हार्ड, ब्रिटल मतलब भंगुर, यानी इसको अगर जोर से मारा जाए तो ये टूट सकता है झटके से, ठीक है ना। लोहे को ऐसे पिचकना चाहिए लेकिन ये टूट सकता है, क्यों, हाई कार्बन कंटेंट होता है। कार्बन कंटेंट ज्यादा होने, मैंने क्या बोला इसके बारे में, ये किसका बना होता है, आयरन और कार्बन का। कार्बन कितना, 2 से 4%, ठीक है, कार्बन। और इस कार्बन की मात्रा की वजह से ये काफी हार्ड एंड ब्रिटल होता है। यानी प्रॉपर्टीज में मैंने लिख दिया, थोड़ा थोड़ा मैं लिख देता हूँ, हार्ड एंड ब्रिटल, आप पूरा लिखिएगा अगर नोट्स बना रहे हैं तो। हार्ड एंड ब्रिटल होता है, कैन नॉट बी वेल्डेड और रिवेटेड, कैन नाइदर बी रिवेटेड नॉर वेल्डेड, इट कैन नॉट बी, नाइदर बी रिवेटेड एंड वेल्डेड। अब ये क्या होता है, रिवेटेड एंड वेल्डेड, इसको ना तो वेल्डिंग की जा सकती है, वेल्डिंग मतलब इस पर वेल्डिंग करेंगे तो पिघलता उगलता नहीं है, छटक कर टूट जाएगा, काफी हार्श होता है, ठीक है ना। तो दूसरा रिवेटिंग क्या होती है, देखिए रिवेट का मतलब होता है दो लोहे वगैरह की चीजों को आपस में रख करके ऐसे, और उसमें पिन मार के दोनों तरफ से लॉक कर देना, उसको जोड़ कहते हैं। कहेंगे सर इतना ही, तो रिवेट पूरा एक चैप्टर है, इस पर न्यूमेरिकल है, लेकिन कब, आपके 6वें सेमेस्टर में, आपके 6वें सेमेस्टर में। ये जो स्टील वगैरह पढ़ रहा है ना, ये फिर मिलेगा आपको, लेकिन तब थोड़ा बृहद रूप में मिलेगा। आज हल्का जान लीजिए, तब बृहद रूप में मिलेगा, तब न्यूमेरिकल मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो नाइदर बी रिवेटेड नॉर
नॉट वेल्डेड, मतलब इसको ना वेल्डिंग की जा सकती है ना तो इसको ये किया जा सकता है, ठीक है ना, रिवेटिंग की जा सकती है। अब एक चीज और जान लीजिएगा, ये कंप्रेशन में ज्यादा मजबूत होता है, कंप्रेशन में इसका कंप्रेशन स्ट्रेंथ काफी हाई, रिलेटिवली टेंशन कम होता है, टेंशन उतना नहीं झेल पाता है। एक तरह से ये पत्थर है यार, टेंशन यानी खिंचाव कम झेल पाएगा, दबाने में बहुत मजबूत है, ठीक है ना। तो वीक इन टेंशन एंड शियर, मतलब टेंशन और शियर में क्या होता है, थोड़ा कमजोर है। जबकि स्टील के बारे में जानते हैं, वो दोनों में बराबर मजबूत होती है, दोनों ही तो लोहे के हैं, स्टील भी लोहे से बना है और कास्ट आयरन भी, लेकिन कास्ट आयरन बेसिकली है कंप्रेशन के लिए, ठीक है ना। स्टील किसके लिए, कंप्रेशन, टेंशन, जर्क, वाइब्रेशन सब झेल जाता है स्टील, क्योंकि कार्बन कंटेंट कम होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, ठीक है। कहेंगे इसके बारे में और क्या क्या खास बात होता है ना, ठीक है ना। तो इस पर मैकेनिकल ट्रीटमेंट्स आर नॉट इजी, मैकेनिकल ट्रीटमेंट्स आर नॉट इजी, मतलब इनको ठोकना पीटना उतना आसान नहीं होता है। जैसे पत्थर को आप चाहें कि हम ठोक पीट के बराबर कर लें तो नहीं होगा ना, टूट जाएगा। इसी तरह ये भी होता है, मजबूत बहुत है बट सडन फेल्यूर, ठीक है ना। इसके साथ साथ अब अगर मैं कुछ और प्रॉपर्टीज की बता दूं, जैसे इसका पॉइजन रेशियो, अब कुछ लोग पहले जानते ही नहीं है कि पॉइजन रेशियो क्या होता है, तो बेटा अभी के लिए बस वैल्यू याद रखो। पॉइजन रेशियो एक अनुपात होता है लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, ठीक है ना। उसकी वैल्यू, ये तुम एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लगभग 0.22 से लेके 0.3 के बीच में इसका पॉइजन रेशियो होता है। ऐसा क्यों होता है और इसका क्या अर्थ है, ये आज आपको जानने की जरूरत नहीं है ना, आपसे एग्जाम में पूछेगा, मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है ना, पॉइजन रेशियो के बारे में। और इसके बारे में यदि मैं बोलूँ यहाँ पर कि इसको आसानी से, लो डक्टाइल होता है ना, और कहते हैं कि इसको ये जल्दी ही प्रभावित हो जाता है समुद्री पानी वगैरह से, या सॉल्ट का इफेक्ट है, अफेक्टेड बाई यानी ये प्रभावित हो जाता है, अफेक्टेड बाई सॉल्टी वाटर यानी समुद्री पानी से, या जिस पानी में लवण पाए जाते हैं, सॉल्ट पाई जाती हो, उनसे ये जल्दी प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो ये सब इसके कुछ गुण हैं, किसके, कास्ट आयरन के। मैंने कास्ट आयरन के बारे में आपको क्या बताया, प्रॉपर्टीज बताई, सॉरी इसका कंपोजिशन बताया। कंपोजिशन का मतलब जानते हैं क्या होता है हिंदी में, कंपोजिशन यानी होता है इसका क्या, संघटन, शायद यही होता है हिंदी, मैं श्योर नहीं हूं। जिन चीजों से मिलकर के बनी होती है वही उसका कंपोजिशन होता है। किसी भी चीज का, आप कोई खांसी की दवा भी लेने जाते हैं ना, तो जानना हो किससे बनी है ना, तो दवा के पीछे पलटेंगे, कहीं लिखा होगा कंपोजिशन, मतलब ये किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो ये बना है, एलॉय है आयरन और कार्बन का, इसके अंदर ये गुण है। इसके यूजेज क्या क्या है, यूजेज मतलब इस लोहे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। यूजेज यानी इसके प्रयोग क्या क्या है इस लोहे के, तो इसका प्रयोग सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, जहां पर कंप्रेशन आ रहा हो, दबाव आ रहा हो, जैसे कॉलम ऑफ बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग से कॉलम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, क्योंकि वहां प्योर कंप्रेशन आता है, ठीक है ना। उसके बाद कॉलम बेस के रूप में, यानी स्तंभों के नीचे उनकी नींव बनती है, विच इज कॉल्ड कॉलम बेस के रूप में। तीसरा, इनका प्रयोग और कहां किया जा सकता है, इनका रूप सीवर की पाइप बनाने में, या फिर आप इनका प्रयोग मैनहोल के ढक्कन वगैरह बनाने में, ठीक है ना, सीवर पाइप, या ये सब क्या होते हैं ना, अभी कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो चिंता मत करिए, सब आ गया। या फिर आपका मैनहोल कवर, यानी सीवर को सड़क में कभी देखें बीच बीच में ढक्कन लगा रहता है गड्ढा, वो ढक्कन बनाने के लिए मैनहोल कवर, यानी मैनहोल को कवर करने वाले ढक्कन के रूप में। उसके बाद सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह बनाने में, क्योंकि इसका ना जल्दी कोरोजन नहीं होता है, सैनिटरी फिटिंग्स के लिए। तो इन जगहों पर काफी भारी मात्रा में किसका प्रयोग किया जाता है, कास्ट आयरन का, ठीक है ना। एनविल के फॉर्म में, यानी निहाई के लिए जिस पर रख के पीटते हैं, ये सब बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कास्ट आयरन का। तो हमने अभी क्या पढ़ा आपको मालूम है, ये क्या लिखा है बताइए, लिखा है कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की सारी चीजें, फिर माइल्ड स्टील का भी, फिर HYSD का भी, सारी। अभी हमने कौन सा पढ़ा, अभी हमने सारी चीजें पढ़ी किसका, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ क्या, कास्ट आयरन, ठीक है।
इनका इन जगहों पर प्रयोग किया जा सकता है, इसके अंदर ये सब गुण होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम बाकी दूसरी चीज की बात करें, किसकी, स्टील की बात कर लें, कास्ट आयरन के बाद हम लोग किसकी बात कर लेंगे, स्टील की। हालांकि पिग आयरन के बारे में थोड़ा सा उसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं पिग आयरन क्या होता है। मैं बता सबके बारे में दे रहा हूं इसलिए कि क्या पता कल कब कहां कौन मिल जाए। पिग आयरन यानी जिसको मैं बता रहा था कच्चा लोहा, सबसे पहले कास्ट आयरन ही बता दिया, लेकिन अब कच्चा लोहा बता दें। इसके कास्ट आयरन को ढलवा लोहा बोलते हैं, ठीक है ना। उसको ढाला जा सकता है, उसको काटा छाटा नहीं जा सकता, केवल ढाला जा सकता है। अब ढालने भर के लिए यदि हम लोग बात करें कि पिग आयरन में क्या खास बात होता है, तो मैं बोलूं पिग आयरन तुरंत जो अयस्कों से मिला हुआ लोहा होता है वही होता है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि ये मेल्ट हुए आयरन से हाई कार्बन, ठीक है ना, हाई कार्बन के रूप में साथ प्राप्त होता है, और ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई चीज है जिससे दूसरी चीज बननी है, तो बीच में एक चीज बनती है फिर इससे ये बनता है, इसको कहते हैं मध्यवर्ती उत्पाद या इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है ना। यदि हम लोग बात कर लें कि पिग आयरन के बारे में, तो मैं कहूंगा सीधे सीधे पिग आयरन के बारे में कि ये क्या है, एक तरीके का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, प्रोडक्ट है किसका, एक तरह का क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। किसके लिए है ये, किसके लिए, इसका मुख्य काम क्या होता है। इसके अंदर पहली बात कि हाई कार्बन होता है, ये इसके अंदर कार्बन का कंटेंट कितना रहेगा, मैंने आपसे बताया कि इसके अंदर कार्बन का कंटेंट जो होता है वो लगभग 4% से लेकर 6% तक होता है, ठीक है ना। और इसके बाद में और हम लोग इसका यूजेज भी बता देंगे। ये बेसिकली यूज होता है दूसरे लोहे बनाने के लिए। पिग आयरन का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, दूसरा लोहा बनाना है तो पिग आयरन से बना लो, कार्बन कंटेंट और कुछ और चीजें ऐड करके कार्बन कंटेंट कम करो, बाकी चीजें, ठीक है ना। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब एक मध्यवर्ती उत्पाद जो अन्य उत्पादों को बनाने के काम आता है। इसका यूजेज भी वही है, कोई खास यूज इसका होता नहीं है डायरेक्टली, इसका कोई डायरेक्ट नहीं यूज होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें, इसमें बोलेंगे कि किसका, इसका कंपोजिशन क्या है, कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट तो मैं लिखूंगा 4 से 6%, कहीं कहीं 4 से 5% भी बोलेगा, दैट डजेंट मैटर, उसका मतलब 4% से ऊपर ही लेके चलिएगा, ठीक है ना। तो ये उसका होता है। प्रॉपर्टीज के बारे में यदि हम लोग बात करें कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो प्रॉपर्टीज ये तो एलॉय हो गया, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज में इसकी कोई खास है नहीं, एक तरीके से स्टोन होता है, ठीक है ना, एक तरीके से क्या है, स्टोन है। ये किसका है, कार्बन, और उसके साथ कुछ सिलिकॉन का या फिर सल्फर का, फास्फोरस का, मैग्नीज का, भारी मात्रा में अशुद्धियां, ठीक है ना। पहली बात कि मोस्ट मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, यानी यह लोहे का सबसे बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है ना, माना अशुद्ध रूप है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, साथ में काफी ब्रिटल है, लगभग पत्थर जैसा भंगुर, ठीक है ना, हार्ड, और क्या होता है, ब्रिटल एंड हार्ड होता है, ठीक है ना। इसके अंदर उसके अंदर कह सकते हैं कि मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें इसके अंदर, तो इसको अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें कैसा फेल्योर होता है, तो एक तरह से ब्रिटल फेल्योर या फ्रैक्चर होता है, ठीक है ना। इसको अगर ड्रॉप किया जाए, छोड़ा जाए ना, तो ये टूट जाएगा, इट फ्रैक्चर्स व्हेन ड्रॉप्ड, जैसे लोहे की चीज छोड़ने पे वो टूटती है, पिचकती उचकती टूट जाएगा, व्हेन ड्रॉप्ड यानी इसको छोड़ने पे क्या होता है, टूट जाता है। ये सब इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। लेट्स टॉक अबाउट यूजेज ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन का यूजेज क्या है आपका, ठीक है ना। हम लोग तीन ही चीज तो पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। यूजेज में मतलब मैंने आपको कई बार बताया कि इसका यूजेज है ना, डायरेक्टली इट इज नॉट डायरेक्टली यूज इन स्ट्रक्चर। सीधे मैंने बोला कि हम सीधे तरीके से मैंने बोला इट इज not directly used in structures, या स्ट्रक्चर्स में डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता, यानी कोई भी चीज बनाने के लिए सीधे पिग आयरन नहीं लगता, बल्कि हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इसके पास बहुत सारी इंप्योरिटीज है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रयोग होता है। इट इज यूज्ड एज या यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर आयरन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर आयरन,
दूसरे लोहे के निर्माण के लिए हम लोग इसका प्रयोग क्या करते हैं दूसरे तरह के लोहे के निर्माण के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ये आपका आ गया क्या, प्रॉपर्टीज और यूजेस, ठीक है। यानी किसका हमें पढ़ लिया, पिग आयरन का। अब हम लोग पढ़ते हैं रॉट आयरन का। हम स्टील को सबसे बाद में रखना चाहते हैं। यदि आप क्रम को समझें तो कहेंगे सर आप किसको पढ़ाए हैं, अयस्क को हमको उतना डिटेल में नहीं जाना। यदि अयस्कों के नाम जानना है आपको तो कुछ अयस्क मैं लिख दे रहा हूं, जिसमें से पहला क्या है आपका हेमेटाइट है, दूसरा आपका क्या है मैग्नेटाइट है, तीसरा आपका क्या है पायराइट है। मैं इतना ही नहीं कह रहा हूं, और है दोस्त, बट क्या ही करना है हमको, ठीक है ना। पायराइट है। उसके बाद आपने पिग आयरन के बारे में समझा कि इसमें क्या होता है, कहाँ यूज होता है। कास्ट आयरन भी समझ लिया। अब मैं स्टील को थोड़ा छोड़ रहा हूं क्योंकि ये हमारा मुख्य है, यही हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। फिर हम सीधे आ रहे हैं रॉट आयरन पे, फिर इकट्ठे चलेंगे स्टील पे तो कई चीजें बताएंगे उसके बारे में, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं रॉट आयरन की, ठीक है ना। रॉट आयरन यानी पिटवा लोहा, रॉट आयरन यानी इसको बोलते हैं हम लोग पिटवा लोहा, जिसको पीटा जा सके और ये टूटे ना, पिटवा लोहा। इसके बारे में सबसे पहले ये किसका एलॉय होता है, ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है, ठीक है ना। इट हैज वेरी वेरी लो कार्बन कंटेंट, ठीक है ना। मतलब इट हैज, मैंने बोला सबसे पहले कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे तो इट हैज वेरी लो कार्बन कंटेंट। इसके पास बहुत ही कम कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है ना। किसके कंपेयर में, बाकी कास्ट आयरन या बाकी जितने भी है ना, सबसे कम कार्बन कंटेंट इसी के अंदर होता है, ठीक है ना। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग इसकी होती है वो पिग आयरन से की जाती है, ठीक है ना। तो उसको रिवर्बेटरी प्रोसेस कहते हैं। मतलब रॉट आयरन जो होता है ना, वो जो ब्लास्ट फर्नास उस भट्टी को बोलते हैं जिसमें लोहा बनाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम लिखें कि रॉट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड टू मेल्टेड द पिग आयरन, टू मेल्टेड द पिग आयरन इन ब्लास्ट फर्नास नोन एज रिवर्बरेटरी प्रोसेस। तो इसके बारे में छोड़िए, अभी हमको क्या ही करना है। रॉट आयरन को बनाने के लिए ना कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करते हैं। पिग आयरन के साथ बड़ा हरकत करेंगे तब जाके प्योर फॉर्म में रॉट आयरन मिलता है। हम उन चीजों पे नहीं जाएंगे, हम वाली इतना बता रहे हैं, इट हैज वेरी लो कार्बन कंटेंट विच इज लेस देन 0.15%। मतलब 0.15% से भी कम कार्बन इसके अंदर होता है। कार्बन ही है कारण किसके, धात्विक गुणों को खत्म करता है। दूसरा मैं बोलूंगा हाई मेटालिक प्रॉपर्टीज, यानी इसके अंदर मेटालिक गुण बहुत ज्यादा होते हैं। मेटालिक गुण का मतलब धातुओं के अंदर जो जो गुण हो सकते हैं वो इसके अंदर होते हैं। बढ़िया। अब प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर लें, ये हुआ इसका एक तरीके से कंपोजिशन। और हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लें, प्रॉपर्टीज के बारे में यदि हम लोग बात कर लें तो वो क्या क्या होता है प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए ये वेरी डक्टाइल एंड मैलिएबल है। मैलिएबल का मतलब ना जैसे सीट बनाना, जैसे लोहे को पीट के उसकी चादरें बनती हैं, चादर बनाना, लोहे की सीट बनाना, जिससे छत वगैरह ढकने के लिए चादरें नहीं रखते हैं आप, सीमेंट की चादर, एस्बेस्टस की चादर, स्टील की चादर। तो रॉट आयरन बहुत ही ज्यादा मैलिएबल है, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बोल दूं कि वेरी डक्टाइल एंड मैलिएबल, वेरी डक्टाइल एंड मैलिएबल। दूसरा चीज यदि हम इसके बारे में बोलें तो कहेंगे कि इट कैन इजिली बी वेल्डेड, इसको आसानी से वेल्डिंग किया जा सकता है, इजिली बी वेल्डेड। और इसके अंदर गुणों की बात करेंगे तो ये ना, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है और ना तो झटके से टूटता है, ठीक है ना। इसके अंदर एक सिल्की लस्टर होता है, एक साइन होता है, साइनी एंड सिल्की लस्टर, यानी एक चमक होती है और एक तरीके से सिल्क जैसा चमकदार होता है, ठीक है ना। और वहां पे ये शॉक कैन एब्जॉर्ब शॉक, यानी झटके सहन कर सकता है। एब्जॉर्ब शॉक मतलब समझते हैं ना, झटका, जो झटका बर्दाश्त कर सके, ठीक है ना। कैन एब्जॉर्ब शॉक, ठीक है ना। कास्ट आयरन वगैरह झटका बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में हम लोग यदि बोल दें, वो देखिए नमकीन पानी से, समुद्री पानी से, सॉल्टी वाटर से अफेक्टेड हो रहा था, इज नॉट अफेक्टेड बाई
इज नॉट अफेक्टेड बाई व्हाट, सॉल्टी वाटर या सी वाटर, इन दोनों से अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है ना। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी इसका जो भारीपन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने वाला स्टील का 7.25 होता है, ठीक है ना। ये वाला क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोस्त थोड़ा वेट करो, अगले सेमेस्टर में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब पानी से कोई चीज कितनी भारी है। पानी यदि 1 होगा तो वो 7.25 गुना भारी होगा पानी से, कौन, ये वाला स्टील, ठीक है ना। यूज इसका क्या होता है, इसका क्या यूज होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको इसके यूजेस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, प्रॉपर्टीज आपने जान लिया, अब हम लोग बात कर लेंगे इसके यूजेज के बारे में, ठीक है ना, इसके यूजेज के बारे में। और यूजेज क्या है इसके, यदि मैं इसके यूजेज के बारे में बात करूं आपसे, तो इसका यूज कहां कहां किया जा सकता है, तो मुख्य रूप से देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में, या सिर्फ ऑर्नामेंटल वर्क, जैसे हैंडल का ग्रिल बनाना हुआ, या रेलिंग बनानी हुई, या कोई भी बहुत सारी चीजें बनती हैं जिसमें हम लोग बना सकते हैं क्या, जो ग्रिल्स जानते हैं ना, ग्रिल्स मतलब आप घरों में ग्रिल्स नहीं लगे होते हैं, ग्रिल होता है या फिर रेलिंग होती है, ठीक है ना। इन चीजों को बनाने में, ग्रिल हुआ, रेलिंग हुआ, उसके बाद रॉड बनाने में, रॉड छड़ें भी इसकी बनती हैं, पाइप वगैरह बनती हैं, पाइप्स एंड सीट यानी लोहे की चादरें वगैरह इससे बनती हैं। कोरुगेटेड सीट देखते हैं, जो ऐसे लोहे की चादरें ऐसे घूमी घूमी से रहती हैं, जो ऐसे जब पानी उनसे निकल जाए, तो ये सब चीजें बनाने के काम आता है कौन, रॉड आर्मी। वेर एवर मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी इज नीडेड, ये बहुत अच्छे से काम करता है, कौन सा, ये पूरा। तो आज अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा ये सब क्या था, मेटल के बारे में था, और कितने सारी चीजों को क्लियर किया हमने। अभी देखिए थोड़ा समय लेवा है, तो मैं एक क्लास और लूंगा, किसकी, मेटल की। मेटल में मैंने बोला था जल्दी खत्म हो जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम, तो एक क्लास और लूंगा जिसमें मैं स्टील के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, हल्के में तो निपटा सकता हूँ, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम स्टील, सारी चीजों के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूँ, एक क्लास और लूंगा, मेटल पूरी तरह से फिनिश। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।